हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानसी भारद्वाज। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था कि देखो, जो हमारा एसएचएम था, एसएचएम की हमने क्या की थी, इक्वेशन की थी। एक्स इज इक्वल टू हमारा जो डिस्प्लेसमेंट आया था, इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और वाई मतलब एक्स इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी, ये दो इक्वेशन आई थी। और उससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था कि जो हमारी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, मतलब ये जो सर्कुलर मोशन होता है वो जो होता है पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल होता है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन का नहीं होता। जो देखो, हमने प्रीवियस लेक्चर में हम इसको कर चुके कि हमारा जो ये सर्कुलर मोशन होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो क्या होता है, एसएचएम का एग्जाम्पल नहीं होता। लेकिन हमने कई बार देखा है कि जो हमारे एसएचएम के एग्जाम्पल में सर्कुलर मोशन के ही लेते हैं। कि ऐसे कहते हैं कि मान लिया कोई, अगर मान लिया हमने रस्सी से कोई पत्थर डाल रखा है ना, वो ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इस तरीके से मतलब एग्जाम्पल लिए जाते हैं एसएचएम में। ठीक है, तो वो देखो अधिकतर एग्जाम्पल हमारे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होते हैं, जबकि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो एसएचएम नहीं होती। तो उसका रीजन देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। देखो, क्योंकि हमें पता है कि एसएचएम के लिए हमारी क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जो हमारा फोर्स है, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था ना कि माइनस के एक्स, क्योंकि हमेशा एक फोर्स एक्ट कर रहा होता है जो उसको मतलब अगर हम उसमें फोर्स लगाएंगे तो उसको अपनी मीन पोजीशन की ओर अपनी ओर मतलब खींचता है। ठीक है, तो वो फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की ओर लगता है। ठीक है, तो ये था। अब देखो, फोर्स की पहली कंडीशन तो ये होगी एसएचएम की, सॉरी, और सेकंड कंडीशन क्या थी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू जो एक्सेलरेशन आया था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स था। ये दो हमारी क्या थी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन थी। लेकिन जो यूएसएम है यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, उसकी कंडीशन क्या है कि एक्सेलरेशन तो फॉर यूसीएम यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और फोर्स किसके इक्वल होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये होता है। देखो, पहली तो यहां से एक ही कंडीशन ये आ गई कि ये जो चीज है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये इनकी जो कंडीशन को फॉलो नहीं करती। इसीलिए हमारे जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, देखो हम यानी जो हमारी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। एक बात तो यहाँ से क्लियर हुई कि हमारी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। लेकिन देखो, दूसरा उसका रीजन देखते हैं कि फिर भी हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन को सर्कुलर मोशन में क्यों लिया जाता है। देखो, जैसे मान लिया हमने ये कोई ले लिया, ठीक है, ये हमने ले लिया, मतलब यहां से हमारा पार्टिकल जो है मान लिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब हमने ये ऐसे ले लिया ना, हम ऐसे मान लेते हैं हमारा कोई पार्टिकल यहाँ है, यानी इसकी मीन पोजीशन है ये, यहाँ से वो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, ये हमारी क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये हमारी क्या हो जाएगी अगर इस डायरेक्शन में आए तो एंटी क्लॉकवाइज। हमारा पार्टिकल क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, देखो मान लिया यहाँ पे पहुंचा, हमने अगर इस पे प्रोजेक्शन डालेंगे, ये आ गया, ये प्रोजेक्शन इसको हम P1 मान लेते हैं। फिर मान लिया थोड़ा सा आगे आया, इस पे हम प्रोजेक्शन डालेंगे, मान लिया ये आ गया P2, थोड़ा सा इधर आया, ठीक है, इस पे हम प्रोजेक्शन माने डालेंगे, दैट इज P3। ठीक है, थोड़ा सा इधर आया, फिर हमने इस पे प्रोजेक्शन डाला। देखो, पार्टिकल मूव कर रहा है अलग अलग पॉइंट पे, लेकिन देखो इस तरीके से सर्कुलर मोशन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है, लेकिन उसका प्रोजेक्शन क्या आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन। देखो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में अलग अलग पॉइंट पर इसका प्रोजेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है। देखो, अगर मान लिया पार्टिकल यहाँ पे होगा, ठीक है, तो इस तरीके से इसका प्रोजेक्शन होगा। फिर पार्टिकल इधर आएगा, इस पे प्रोजेक्शन डालेंगे इस तरीके से, मान लिया पार्टिकल इधर गया, फिर इसका प्रोजेक्शन इधर, सॉरी थोड़ा बीच में, फिर इधर गया तो इनका प्रोजेक्शन यहाँ पे। देखो, बेशक पार्टिकल मूव कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन उसका प्रोजेक्शन क्या आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन। और हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन क्या होती है, अगर हम उसकी एनर्जी लॉस कर रही हो, है ना, अगर उसका एनर्जी लॉस कर रही तो एक टाइप से हमारी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करने लग जाती है। अगर हम इसका एग्जांपल लें, मान लिया हम पेंडुलम है, ठीक है, पेंडुलम हम सॉरी पेंडुलम का तो कांस्टेंट रहता है, हम स्ट्रिंग जो हमारा स्विंग होता है उसको मान लेते हैं। देखो, धीरे 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 वो क्या होता है, ऐसे रोटेट करता है, जैसे ही टाइम बीतता जाएगा तो क्या होगा, उसका जो जो हमारा ऑसिलेशंस हो रही हैं, स्प्रिंग जो हमारा स्विंग है उसके अंदर, एक टाइम पे वो बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में आने की अपनी कोशिश करेगा, है ना। तो वो हमारी क्या है, एक टाइप से सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यानी यहाँ पे जो एक कंडीशन है, बेशक पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर डायरेक्शन में, लेकिन उसकी ये कंडीशन है कि देखो एक टाइम पे आके उसका प्रोजेक्शन क्या आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन।
ठीक है। और स्ट्रेट लाइन होती है तो वो मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन होती है कि वो एक टाइप से स्ट्रेट लाइन ही होती है। स्ट्रेट लाइन होती है तो ये हमारी जो ऑसिलेशंस हैं, यानी जो ये सिंपल हार्मोनिक यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल मूव करता है वो क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। समझ आया। इसीलिए हमारी देखो पहली कंडीशन तो ये थी कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है यानी जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कंडीशन फॉलो नहीं करता। लेकिन सेकंड क्वेश्चन ये आता है फिर भी जो हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन है उनको कई बार सर्कुलर में लिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये रीजन होता है। ठीक है, तो ये रीजन क्यों होता है, समझ आए क्यों होता है? क्योंकि बेशक वो पार्टिकल मूव कर रहा हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सर्कुलर मोशन में, लेकिन सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन क्या होगा, उनका प्रोजेक्शन एक स्ट्रेट लाइन आता है। दैट इज द क्या होता है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन को सर्कुलर मोशन में लिया जाता है, कई बार क्वेश्चंस में भी लिया जाता है। ठीक है, अब देखो देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। देखो कई बार देखो हमारे पास क्या होता है, ग्राफ आते हैं अलग अलग। देखो पहला हमारा डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में जो ग्राफ आता है वो शुरू में क्या होता है, देखो कुछ इस तरीके का होता है ना, ऐसे इस तरीके का होता है। उसके बाद जब वेलोसिटी वर्सेस ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, उसके बाद वेलोसिटी वर्सेस टाइम का होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, और एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन का यहां से शुरू होके नेगेटिव से, मतलब इस टाइप से होता है ना। देखो अब इनका रीजन जानेंगे कैसे, कि जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस सॉरी ये टाइम है ना, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम एंड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ यहां से क्यों शुरू हुआ, ये यहां से क्यों शुरू हुआ और ये कैसे हुआ। देखो हम इनका रीजन जानेंगे कि कैसे ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ। हमें पता है कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू क्या, हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था ना, a साइन ओमेगा टी। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है। पहला हमें ग्राफ क्या देखना है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ही देखना है। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन होगी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए साइन ओमेगा। हमने प्रीवियस लेक्चर में सारे किए ये चीज कि ओमेगा क्या होता है 2 पाई/टी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2 पाई/टी इंटू टी, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद देखो वेलोसिटी, क्योंकि हमें वेलोसिटी ग्राफ भी चाहिए। वेलोसिटी क्या हो जाएगा इसका, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा ए कोस ओमेगा टी, और ओमेगा टी है इसका ओमेगा बाहर। समझ आया कैसे आ गया, ये हो गया वेलोसिटी। और ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, कोस को हम ऐसे लिख सकते हैं ना ओमेगा टी प्लस पाई/2। अगर मान लिया साइन में कुछ भी जोड़े तो आना तो कोस ही है ना, और ओमेगा टी एज इट इज रहेगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। फिर हम इसका एक्सेलरेशन कर देते हैं। एक्सेलरेशन क्या करेंगे, dv/dt है ना, टी के रिस्पेक्ट में कर देते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि कोस है तो कोस का आ जाएगा माइनस, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। इसको भी हम कोस में चेंज कर सकते हैं। कोस में कैसे चेंज करेंगे, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। ठीक है, ऐसे हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या आया, एक्सेलरेशन। अब हमें देखना है कि इनकी ग्राफ की जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम की ये वैल्यू कैसे आई। ठीक है, तो पहले देखो डिस्प्लेसमेंट ये हमारा, पहले एट टी इज इक्वल टू 0 पर देखते हैं। एट टी इज इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देखते हैं। देखो ये डिस्प्लेसमेंट हमारा ए साइन 2 पाई/टी, इसमें वैल्यू रखे टी ए इज इक्वल ए साइन, क्योंकि भाई डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं 2 पाई/टी और टाइम हमारा क्या है 0, यहां से क्या आई 0 वैल्यू। देखो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 आई एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर। देखो यहां से 0 से शुरू हो रहा है ना। उसके बाद देखो एट टी इज इक्वल टू किस पर देखेंगे, 0 पर देख लिया, और टी बाय उस पहले देखो डिस्प्लेसमेंट आया। ठीक है, यहाँ पे देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। देखो यहाँ पे मैक्सिमम कैसे आई, पहले 0, टी इज इक्वल टू 0, फिर हम यहाँ पे t/4 मानेंगे एट टी इज इक्वल टू, पहले उसके बाद वेलोसिटी देखते हैं। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब वेलोसिटी, ये वेलोसिटी वाली देखेंगे एट टी इज इक्वल टू 0 पर ए ओमेगा ए साइन है ना 2 पाई/, पहले वेलोसिटी देखेंगे ना, ए साइन ए ओमेगा, ये रहा ए ओमेगा साइन टी इज इक्वल टू 0 पर देखा 0 प्लस पाई/2, तो पाई/2 रहेगा।
यानी ए ओमेगा साइन 90 कितना होता है 1। देखो यहाँ पे वेलोसिटी क्या आई मैक्सिमम, तो देखो वेलोसिटी का ग्राफ मैक्सिमम से शुरू हो रहा है। हमने डिस्प्लेसमेंट देखा, डिस्प्लेसमेंट एट टी इज इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या आया था 0। देखो इसलिए डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ 0 से शुरू हुआ। अगर वेलोसिटी देखें, क्योंकि वेलोसिटी की यहाँ से वैल्यू देखो ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5 एट टी इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी क्या है ए ओमेगा साइन टी की जगह 0 रखेंगे पाई बाय 2 यानी ए ओमेगा यानी मैक्सिमम वैल्यू, इसलिए वेलोसिटी का ग्राफ यहां से शुरू हुआ। ठीक है, एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन कैसे आया ए, ये आया है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन क्या आएगा ए ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि टी की जगह 0 रखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू यानी ए ओमेगा स्क्वायर। साइन है ए ओमेगा स्क्वायर साइन पाई बाय 2 देखो इज इक्वल टू, अब एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे तो ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, साइन पाई। देखो इसके लिए यहाँ पे हमने प्रॉब्लम कर दी क्योंकि माइनस है ना, माइनस अगर पाई बाय 2 करेंगे तो माइनस हट जाएगा ना, तो साइन ऐसा करें कि ये माइनस आना चाहिए, तो साइन पाई होता है, साइन 180 कितना होता है -1 होता है ना, तो इसीलिए -1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा टी प्लस पाई करेंगे, ठीक है, जिससे हमारा नेगेटिव साइन रही है, तो थोड़ी गड़बड़, सॉरी यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, तो देखो ओमेगा ए ओमेगा साइन पाई, साइन पाई है ए ओमेगा स्क्वायर साइन पाई, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0। समझ आएगा कैसे आया, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि साइन पाई कितना होता है देखो, तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या आया 0। अब देखो एक्सेलरेशन 0 है तो ये देखो 0 आ गया। समझ आएगा कैसे आ गया, तो एक्सेलरेशन 0 से शुरू है ना, इसलिए एक्सेलरेशन का ग्राफ कुछ इसी तरीके से। ये क्लियर हो गया। अब देखो पहले हमने वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखा, फिर हमने क्या देखा वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा, फिर हमने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखा। कब, जब t इज इक्वल टू था 0। उसके बाद t इज इक्वल टू टी बाई 4 पर देखते हैं। ठीक है, अब देखो t इज इक्वल टू, मतलब पहले हम t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू टी बाई 4 पर देखते हैं, t बाई 4 पर। अब देखो टाइम t बाई 4 पर देखो ये हो गया था। अब देखो यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पर 0 था, लेकिन t बाई 4 पर देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है a साइन, डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं ना, a साइन 2 पाई बाई टी, और t की जगह t बाय 4 है ना, t बाय 4 रखेंगे, t से t कैंसिल पाई बाय 2, यानी यहाँ से क्या a देखो, अब डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम वैल्यू है t बाय 4 पर, यानी ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ग्राफ बनते हैं, क्योंकि हमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट इन तीनों की वैल्यू होनी चाहिए, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग हमारा ग्राफ आता है। ठीक है, ये आगे 0। नेक्स्ट फिर अगर हम अगले जो टाइम पीरियड के लिए लेंगे, फिर से हमारा क्या आएगा मिनिमम। ठीक है, ये हमारा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब हम निकालेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी की ये है ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, टी की जगह हम क्या रखेंगे, ओमेगा की जगह देखो 2 पाई बाय टी रख देते हैं, ओमेगा की जगह है ना, ओमेगा की जगह 2 पाई बाय टी, और इनटू टी की जगह क्या रख दे टी बाय 4, और प्लस में क्या रख दे पाई बाय 4। इसको सोल्व कर लो, पाई बाय 2, अब पाई बाय 2 और पाई बाय 2, यहाँ से क्या आएगा ए ओमेगा साइन पाई, साइन पाई क्या है 0। देखो वही बात हुई कि यहाँ पे देखो मैक्सिमम वैल्यू थी, लेकिन t बाय 4 पर इसकी क्या आ गई मिनिमम वैल्यू, यानी ये 0 आ गई। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 0 पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी ना वेलोसिटी की, प्रीवियस ग्राफ में देखा था ना, और यहाँ पे t बाई 4 पर क्या आई 0। ठीक है, तो इस तरीके से अब निकालेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारा क्या आया था ए ओमेगा स्क्वायर साइन, ठीक है, और 2 पाई बाय टी, देखो यहाँ से है ना, और इंटू प्लस में पाई। ठीक है, इससे ये कैंसिल यहाँ से, यानी पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 ए ओमेगा स्क्वायर साइन 3 पाई बाय 2। 3 पाई बाय 2 का मतलब क्या होता है 270, और साइन 270 कितना होता है -1 है ना, साइन 270 होता है ना, इसका मतलब साइन 270 यानी -1, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। देखो वही आया कि एक्सेलरेशन हमारा -1 था ना यहाँ पे, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ जाएगा। समझ आया ये ग्राफ कैसे आते हैं। ठीक है, तो ऐसे आते हैं कि हमारे पास जो हमारी इक्वेशन होती है डिस्प्लेसमेंट की, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की, उन तीनों वैल्यूज में हम क्या रखते हैं, उनकी अलग अलग वैल्यूज रखते हैं। पहले t इज इक्वल टू क्या रखते हैं 0, फिर t इज इक्वल टू टी बाय 4। ठीक है, अलग अलग वैल्यू रख के तो हमारे ये ग्राफ जो है इसी तरीके से आते हैं। समझ आया। अब देखो हम क्या देखेंगे कि हमारी जो एसएचएम में एनर्जीज होती हैं, टोटल एनर्जी, यानी जो हमारे पास
जो भी एनर्जी होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और उनके ग्राफ के बारे में देखते हैं, ठीक है। देखो देखो टोटल एनर्जी इन एसएचएम, हमें पता है कि हमारे जो एसएचएम होता है वो टू टाइप्स की एनर्जी होती है। एक तो होती है उसमें पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है उनके कारण जो एनर्जी आती है, क्योंकि एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उसकी पोजीशन के कारण ही होती है। तो पहली आ गई उसमें पोटेंशियल एनर्जी, किस कारण होगी, उसकी डिस्प्लेसमेंट के कारण। सेकंड एनर्जी होगी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैसे, जब हमारे पार्टिकल मूव करने लग जाए तब उसमें क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। अब ये दो टाइप से एनर्जी आती है, पोटेंशियल एंड काइनेटिक। अब देखो हमें पता है कि हम क्या करेंगे कि क्योंकि इसमें जो हमारा एसएचएम है उसमें कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता, तो टोटल एनर्जी जो पार्टिकल की होगी किसी भी इंस्टेंट पे, वो किसके इक्वल होगी, टू टाइप्स की एनर्जी के सम के इक्वल, है ना, क्योंकि अनदर कोई इसके पास एनर्जी नहीं होती। तो टोटल एनर्जी इन दोनों एनर्जी के सम के इक्वल होगी। समझ आया। अब देखो पहले हम कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, कि हमारे एसएचएम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, देखो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, हमने मान लिया कि कोई पार्टिकल है, ठीक है, उसका मास m है, देखो इसमें कंसिडर करके चलते हैं, और उसमें जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है उसका एम्पलीट्यूड a है, हम ऐसे कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। किसी टाइम उसकी मान ली एंगुलर फ्रीक्वेंसी मान ली ओमेगा, क्योंकि हमें पता है कि हमेशा हम सर्कुलर मोशन क्या लेते हैं, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन सर्कुलर में लेते हैं, इसलिए क्या आया, हम इसकी ओमेगा मान लेते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। टी टाइम में मेन पोजीशन से शुरू कर रहा है, ठीक है, और ओके। अब देखो इसने डिस्प्लेसमेंट y किया, तो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन आई, a इज इक्वल वाई इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। ये हमने कब माना, हमने सारी अजम्पशंस मान ली कि हमारे पास कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, वो t टाइम वेलोसिटी के साथ, यानी ओमेगा, ओमेगा क्या उसकी एंगुलर वेलोसिटी, t टाइम में वो मूव कर रहा है। समझ आया, ये सारी अजम्पशंस मान ली, तो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। तो उसकी हमारे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, उसके बाद हमारे पास क्या आएगी, वेलोसिटी, यानी डी वाई बाई डी टी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ए कोस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का तो ओमेगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा डी वी बाई डी टी। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल, ये आई वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल किसके इक्वल आएगी, इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये आया एक्सेलरेशन। अब देखो यहां से जो नेगेटिव साइन आया a, जो एक्सेलरेशन आया वो किसके इक्वल आया, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और a साइन ओमेगा t की जगह क्या आ जाएगा, y, क्योंकि y हमारे पास गिवन है इस इक्वेशन में। समझ आया, तो a साइन ओमेगा t यहाँ से y आया, और ओमेगा स्क्वायर ये एक्सेलरेशन आ गया। अब देखो यहाँ से जो ओमेगा स्क्वायर आया हमारे पास, देखो क्योंकि हमें पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर एक ऐसा रिस्टोरिंग फोर्स होता है कि मान लिया इस पॉइंट पर हमने कोई बॉब बांध रखा है और इस तरीके से वो जा रहा है, ठीक है, तो उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स होता है कि वो अपनी, मतलब उसके उस पे जो फोर्स लग रहा होता है वो हमेशा उसको मीन पोजीशन में लगता है, यानी मीन डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा होगा, तो वो जो रिस्टोरिंग फोर्स आया तो क्या हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि हमेशा सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स होता है, ठीक है। दैट इज F इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास और एक्सेलरेशन की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। समझ आया कैसे आया, तो फोर्स इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस m ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, यहाँ से आ गया। और F इज इक्वल टू जो ये चीज थी, देखो ये आगे आएगा कहीं पे सिंपल पेंडुलम में कि जो माइनस m ओमेगा स्क्वायर, फिर भी मैं साइड में लिख देती हूँ कि माइनस m ओमेगा स्क्वायर वो किसके इक्वल होता है, दैट इज k, वेयर k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो k, तो माइनस यहाँ से माइनस के वाई, तो हम साइड में लिख देते हैं कि k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस m ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट। समझ आया, तो ये आ गया के, तो F इज इक्वल टू माइनस के वाई हो जाएगा, ठीक है। अब निकालेंगे क्योंकि फोर्स हुआ, ये हो गया फोर्स। अब हमें क्या निकालना है कि वर्क डन कि हमारे पास, क्योंकि देखो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में एक पॉइंट पर हम निकाल नहीं सकते, हमें पूरा का पूरा चाहिए, यानी इस पूरे में, तो पूरे में वर्क डन देखेंगे पूरे में। अब ये फोर्स आ गया, अब देखो इसमें क्या होगा, ये फोर्स आ गया F इज इक्वल टू माइनस के वाई। अब इसमें जो देखो फोर्स है, अगर मान लिया इस डायरेक्शन में स्प्रिंग जा रहा है, जो हमने बॉब बांध रखा है, तो उस डायरेक्शन में जो वर्क एक्ट करेगा वो भी हमेशा क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए जो हमारा वर्क डन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा,
माइनस एफ वाई एफ डी वाई, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना वर्क डन, तो माइनस का एफ इंटू डी वाई हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन भी हमेशा क्या होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होता है। तो वर्क डन इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का के वाई है तो प्लस का हो जाएगा के वाई डी वाई, तो माइनस माइनस प्लस और के वाई डी वाई। अब हमें क्या चाहिए, इस पूरे के पूरे प्रोसेस में पूरा वर्क डन यानी डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू निकालेंगे तो के वाई डी वाई। अब इसका क्या कर दें, इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा, यानी वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के वाई डी वाई। और लिमिट क्या रहेंगी इसकी डिस्प्लेसमेंट की, क्योंकि एट पॉइंट टी पर जीरो था, t इज इक्वल टू जीरो से लेकर t, तो के वाई डी वाई। और इसका जो इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो 1/2, क्योंकि k कांस्टेंट है, k बाहर आ जाएगा y की 2/2, तो के वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा वर्क डन। ये हो गया। अब ये जो वर्क डन है ये क्या है, एक टाइप से इसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा क्यों, क्योंकि ये पार्टिकल को, बेशक पार्टिकल मोशन में है लेकिन पार्टिकल को रेस्ट में लाने का काम कर रही है ऐसी। ठीक है, तो हमारा जो ये वर्क डन होगा एक टाइप से पोटेंशियल एनर्जी का वर्क करेगा, पोटेंशियल एनर्जी का वर्क करेगा। इसका मतलब इस वर्क डन को हम यू भी कह सकते हैं, यानी 1/2 के वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यू इज इक्वल टू 1/2 के वाई स्क्वायर आ गया। अब के की जगह हमारा क्या था, एम ओमेगा स्क्वायर। देखो यहाँ पे हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट था ना एम ओमेगा स्क्वायर, तो 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से y हमारे पास क्या था, यहाँ से a साइन ओमेगा टी, तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं ना 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर, और y की जगह a साइन ओमेगा टी, और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ से a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये हमारे पास क्या इक्वेशन आई, इंटरनल एनर्जी, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी यानी वर्क डन ही टोटल ये वर्क। तो ये आ गया हमारा काइनेटिक यानी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अब देखते हैं कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है एसएचएम के अंदर। अब देखो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, K इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना। ठीक है, अब देखो 1/2 हमें पता है वेलोसिटी का हमने क्या निकाला था, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या था, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ये फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट का। वेलोसिटी का क्या आ जाएगा, a ओमेगा कोस ओमेगा टी। ठीक है, अब वेलोसिटी का हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये वेलोसिटी आएगी ना, ये वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का इधर लिख देंगे तो a ओमेगा कोस ओमेगा टी का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/2, यानी यहाँ से 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी, ये आ जाएगा। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। अब 1/2, ठीक है, एम ओमेगा स्क्वायर हमारे पास क्या, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी किया था, दैट इज द फोर्स स्प्रिंग कांस्टेंट, है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट आया था ना, स्प्रिंग फैक्टर आया था के एम ओमेगा स्क्वायर, तो एम ओमेगा स्क्वायर दैट इज के ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। हो गया, यहां से ये हो गया। अब देखो 1/2 के ए स्क्वायर, अब कोस स्क्वायर ओमेगा टी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ऐसे लिख सकते हैं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब 1/2 के ए स्क्वायर, अब देखो 1 माइनस साइन ओमेगा टी है, यहां से साइन ओमेगा टी, देखो साइन ओमेगा टी y बाई ए लिख सकते हैं ना इसको यहां से, तो साइन ओमेगा टी दैट इज y बाई ए, तो यहां से साइन ओमेगा टू स्क्वायर की जगह y स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। हो गया ये, तो यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 के ए स्क्वायर माइनस, यहाँ से देखो जब एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। समझ आया कैसे हो गया, ये हो गया। अब 1/2 के की जगह क्या लिख देंगे एम ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास किसका रिलेशन आया, काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास जो प्रीवियस उसमें क्या था, तो ये हो गया ये काइनेटिक एनर्जी। अब हम क्या निकालेंगे, क्योंकि हमें पता था कि हमारे पास कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, तो टोटल एनर्जी हमारे पास इन दोनों के सम के इक्वल ही होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी यानी यू इज इक्वल टू के काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी ई, इसको हम ऐसे लिखेंगे ना यू प्लस के, यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल, काइनेटिक और पोटेंशियल यानी टोटल एनर्जी को हम ई से डिनोट करेंगे, यू नहीं सॉरी। ठीक है, ये देखो अब इज इक्वल टू यू प्लस के, यानी यू के पास यू हमारे पास क्या वैल्यू आई थी
1/2 के वाई स्क्वायर, ये आई थी, ठीक है। और प्लस 1/2 काइनेटिक एनर्जी की क्या आई है, 1/2 के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आई हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करें, 1/2 के वाई स्क्वायर प्लस 1/2 अंदर सॉल्व कर देते के ए स्क्वायर माइनस 1/2 के वाई स्क्वायर, तो ये वाले टर्म कैंसिल, यानी यहां से टोटल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, 1/2 के ए स्क्वायर, ठीक है। और के की जगह क्या लिखेंगे, 1/2 ए ओमेगा, ठीक है। तो एम ए स्क्वायर है तो के की जगह एम ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हम यहाँ से एक और थोड़ा सा और इसको ठीक कर ले कि ओमेगा हमारे पास क्या होता है, 1/2 ओमेगा क्या होता है, 2 पाई म्यू का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। देखो साइड में लिख सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई म्यू, ये होता है रिलेशन, ठीक है। तो हम ऐसे इसको सोल्व कर सकते हैं। तो 1/2 जब इसको हम सोल्व करेंगे ना तो यहाँ से देखो 4 स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर तो 4 बनेगा ना, तो 2 से 2, तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, 2m पाई स्क्वायर वी स्क्वायर और ए स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आई है, टोटल एनर्जी, यानी सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ SHM, ठीक है। तो ये हमारी क्या आई है, m क्या है हमारे पास, मास, ठीक है। ओमेगा क्या हुई उनकी स्पीड, ठीक है। और ए हमारा एक्सेलरेशन हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सारे जो है हमारे जो एम ओमेगा और ए, ये सारी चीज हमेशा कांस्टेंट रहेंगी, एम ओमेगा एंड ए, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी। अब देखो इनके बीच में जो काइनेटिक एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी हमने यहाँ से देखी, उनके बीच में एक ग्राफ भी आता है। अब वो ग्राफ कैसे आएगा, देखो उस ग्राफ के बारे में करते हैं। देखो अब हम करते हैं इनके बीच में ग्राफ। देखो हमारे पास, हमें पता है कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, हमने प्रीवियस उसमें किया अभी अभी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है SHM की, वो क्या होती है, U इज इक्वल टू 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर, ये रिलेशन आया था। अब हमें पता है कि एट टी इज इक्वल टू 0 पर देखना है, एट ए टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर किसी भी पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होएगा, 0, क्योंकि मूव तो कर ही नहीं रहा होगा वो, यानी y0। अब देखो यहाँ से एट ए टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी वो किसकी इक्वल आई, 1/2 एम, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर और वाई स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर नहीं होता है ना, वाई स्क्वायर आया था यहाँ से ये आया था ना 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये आई थी हमारी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा वाई एम ओमेगा स्क्वायर और वाई की जगह क्या रखेंगे 0, क्योंकि एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर देख रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आई, 0 की। अब हम बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मेरे पास क्या था, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर और वाई स्क्वायर। वाई हमारे पास 0 है, ये वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी क्योंकि एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर देख रहे हैं। तो एम ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे इसका ग्राफ कैसे बनेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो हमारे पास मैक्सिमम आई, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या आई, 0। देखो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाएंगे। देखो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या आई है, 0, तो उसका ग्राफ हम 0 से शुरू करेंगे इस तरीके से, ठीक है। 0 से शुरू किया, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी तो हमारी 0 से शुरू हुई थी ना, क्योंकि 0 पर टाइम टी इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल एनर्जी 0 आई थी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मैक्सिमम आई थी, तो हमारे पास ये, यानी इसको हम मैक्सिमम पॉइंट मान लेते हैं, क्योंकि देखो यहाँ से फिर ऐसे हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। और इसको कुछ इस तरीके से करते हुए ऐसे ले जाएंगे, ठीक है। मतलब अगर इस एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर, टी इज इक्वल टू 4 पर जब करते जाएंगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, ऐसे। मतलब इसकी पॉइंट, इसकी वैल्यू जहां पे, ये हमारी थी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि एट टाइम टी इज इक्वल टू 4, ये हमारा थी काइनेटिक एनर्जी एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम। यानी जब हम टी इज इक्वल टू टाइम 0 है या फिर टी इज इक्वल टू T/4 पर लेंगे, तो जहां पे इसकी वैल्यू 0 होगी वहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। जहां पे
पोटेंशियल एनर्जी हमारी मैक्सिमम होगी, वहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। तो इस ग्राफ से हमें यही कंक्लूजन निकला, और हमारी जो कैलकुलेशन हमने निकाली सिंपल हार्मोनिक मोशन की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, उनके बीच में ये ग्राफ होता है कि मतलब ये हमारी एनर्जीज हैं पोटेंशियल एंड काइनेटिक, और ये हमारे क्या है, टाइम के साथ, टाइम। तो यानी ये ग्राफ हुआ। तो ये ग्राफ कैसे आया है, एट टाइम t इज इक्वल टू, मान लिया यहाँ पे t/4 है, ये टाइम t इज इक्वल टू 0 है, फिर यहाँ पे जो t 2t/4 पर अलग अलग टाइम पर देखेंगे तो जहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी, वहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। देखो इस तरीके से, तो ग्राफ जैसे अलग अलग टाइम के लिए, तो इस तरीके से अलग अलग आता है। ठीक है, तो ये हमारी थी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आया था पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच में। ठीक है, अब देखो जो फोर्स एक्ट करता है ना सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर, और जो उसमें एक्सप्रेशन आता है टाइम पीरियड का, वो हम निकालेंगे। जो हमने प्रीवियस में क्या था ना कि के जो क्या था कि जो एम ओमेगा स्क्वायर था, वो अब हम यहाँ पे करेंगे कि वो क्या होता है। देखो जब हमारे पास कोई बॉडी होती है इक्विलिब्रियम में, मान लिया हमारे पास ये कोई बॉब है, वो ऐसे, ठीक है, ये बंधा हुआ है, मान लिया कैसे, ये शुरू में क्या है, इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा फोर्स लगा देंगे, तो इसके आएंगी वो 3 पॉसिबिलिटी कौन सी होंगी। एक तो देखो कि पॉसिबिलिटी, एक तो क्या होगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, एक होगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। देखो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम मतलब अगर हम इस पे फोर्स लगाएं, ठीक है, और थोड़ा सा फोर्स लगाए तो मान लिया वो यहाँ पे रुक जाए, ठीक है, मतलब इस पॉइंट पर वो रुक जाए, तो वो क्या होगी, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, क्योंकि ना तो वो वापस उस पॉइंट पे आएगी, ना वो आगे की ओर जाएगी, मतलब हमारा फोर्स क्या होगा, एक टाइप से कांस्टेंट ही हो जाएगा क्योंकि न्यूट्रल हो गया। सेकंड पोजीशन इसकी बन सकती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और सी पॉइंट मतलब थर्ड पॉइंट होगा हमारा, थर्ड पॉसिबिलिटी होगी दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। 3 पॉसिबिलिटी बनेंगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम और स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल क्या होगा, मान लिया किसी मतलब बहुत बड़ी रॉक पे, मान लिया बिल्कुल कॉर्नर पे, बिल्कुल उस एज पे मान लिया कोई पेबल्स रखे हैं, ठीक है, छोटे छोटे पत्थर रखे हैं, हम क्या करेंगे, उनको थोड़ा सा फोर्स दे देंगे और वो नीचे गिर जाएंगे ऐसे रॉक से नीचे, तो क्या होगा, वो वापस तो अपने पॉइंट तो ले नहीं सकते ना, तो वो क्या है, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। उसके बाद स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम का बहुत अच्छा एग्जांपल हमारे पास बॉब है, ठीक है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास एक बाउल है, गोल बाउल है, उसमें कोई बॉल रखी है हमने, ठीक है, तो वो बॉल क्या करेगी, अगर हम थोड़ा सा इसको हिला दें तो क्या होगी, अपनी उसी पॉइंट पे आ जाएगी, तो वो क्या हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो 3 पॉसिबिलिटी आई हमारे पास, न्यूट्रल, अनस्टेबल और स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसमें देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम को लेकर हम फोर्स लॉ को डिराइव करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो सबसे स्टेबल है ना वो यही है स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि इनको तो हम लेते नहीं ना अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को, क्योंकि हम हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम में वर्क करता है, तो हम स्टेबल इक्विलिब्रियम लेंगे। ठीक है, तो हम वही करेंगे। मान लिया हमने कोई फोर्स को इधर बॉब से कोई बॉल रखी, ठीक है, उसको थोड़ा सा हिलाया ऐसे, वो ऐसे पॉइंट पे जाते जाते टू एंड फ्रो मोशन में इस तरीके से जाएंगे, फिर इधर आएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इनके बीच में एक ऐसा फोर्स एक्ट कर रहा होता है जो हमेशा उसको हमेशा मीन पोजीशन की ओर लगता है, यानी उस बॉल को हमेशा क्या करेगा, अपनी मीन पोजीशन पे लाना चाहेगा। अब वो फोर्स जो होता है हमेशा किसके इक्वल होता है, F इज इक्वल टू माइनस के वाई होता है, हमें पता है क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम कर चुके। ठीक है, ये हो गया हमारा। वेयर के यहाँ पे क्या है, दैट इज फोर्स कांस्टेंट, दैट इज वो फोर्स कांस्टेंट है जो हमेशा उसको मीन पोजीशन में लाने की कोशिश करता है। ये नेगेटिव क्यों, क्योंकि हम फोर्स इस डायरेक्शन में दे रहे हैं लेकिन ये एक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है, इसलिए नेगेटिव आया। ठीक है, ये हो गया F इज इक्वल टू माइनस के वाई। अब हमें देखो के हमारा क्या फोर्स कांस्टेंट हो गया। अब हमने उसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका एक्सेलरेशन भी निकाला था, माइनस ए, ये आया था ना। ऐसा क्यों आया था, क्योंकि देखो F इज इक्वल टू एम में आया था, है ना, तो यहां से F बाई एम आया था, और F दैट इज के वाई बाई, और उस के बाई एम को हमने क्या माना था, ओमेगा, तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर इनटू वाई, ये हमारा एक्सेलरेशन था। ठीक है, जो हमेशा क्या करेगा, मीन मतलब मीन पोजीशन की ओर डायरेक्शन एक्ट करेगा, मतलब वही होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा होता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, तो ये भी हमेशा मीन पोजीशन की ओर एक्ट करता है। ठीक है, अब देखो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा एक्सेलरेशन के ऊपर, मतलब बॉडी के ऊपर, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स भी तो होगा ना। मान लिया इसका एग्जांपल हम स्प्रिंग ही मान लेते हैं, अगर ये भी ना मान के चले तो स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स तो होगा, तो F इज इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन,
तो m, और एक्सेलरेशन की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, तो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है, तो यहाँ से फोर्स, एक तो फोर्स हमारे पास माइनस के वाई है और यहाँ से रिस्टोरिंग फोर्स ये आ गया, इन दोनों फैक्टर को हम इक्वल रख सकते हैं, तो माइनस के वाई इज इक्वल टू माइनस, यहाँ से के वाई मतलब फोर्स क्या है, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, तो के वाई इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई के। यहाँ से के वाई, अब वाई से वाई अगर कैंसिल कर दे तो यहाँ से देखो ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल बना, दैट इज के बाय एम। अब देखो वो फैक्टर आएगा स्प्रिंग फैक्टर जो हमने प्रीवियस उसमें मतलब किया था। ठीक है, देखो अब ओमेगा स्क्वायर के बाय एम आया, अब ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज अंडर रूट के बाई एम, क्योंकि स्क्वायर जब सोल्व किया तो ये आ गया। अब देखो हमें पता है कि हमारे पास टाइम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड वो क्या होता है, टाइम पीरियड दैट इज टी इज इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा, इसका भी हमने डिराइव किया था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा, और 2 पाई और ओमेगा की वैल्यू हमारे पास ये है, डिवाइड में ओमेगा, तो अंडर रूट ऊपर क्या आ जाएगा एम और नीचे क्या आ जाएगा के। अब देखो ये टाइम पीरियड आया है, ये टाइम पीरियड आया है ना, एम इज टी इज इक्वल टू क्या आया है 2 पाई/m/k। ठीक है, टी क्या है, ये एम, सॉरी एम क्या है, दैट इज द इनर्शिया फैक्टर, इनर्शिया फैक्टर। ठीक है, और ये के जो के आया है वो क्या हमारा स्प्रिंग फैक्टर। देखो ये वही स्प्रिंग फैक्टर है, यानी के इज इक्वल टू जो ओमेगा एम ओमेगा स्क्वायर आया था ना, वो यही है। देखो यहाँ से जब के करेंगे तो एम ओमेगा स्क्वायर आएगा ना, देखो यहाँ से, तो वही स्प्रिंग फैक्टर है ये जो हमने उसमें सोल्व किया था। तो एम क्या हमारे पास इनर्शिया फैक्टर, के है हमारे पास स्प्रिंग फैक्टर। ठीक है, तो ये हमारा आया टाइम पीरियड। देखो यहाँ तक आ गया था। अब क्योंकि हमारे पास हमें क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/t, 1/t होती है, तो इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, यानी म्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट, अब m बाय के है तो क्या हो जाएगा k/m, यानी ये आ जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट k/m, वेयर k इज द स्प्रिंग फैक्टर एंड इनर्शिया फैक्टर इज m। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो हमारे पास क्या था टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट। देखो इनमें जो हमारी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड है, इनमें इनके जो ये फॉर्मूला इनके बीच में कंफ्यूजन होता है कि जो टाइम पीरियड है वो तो क्या होता है 2 पाई अंडर रूट m/k, यानी इनर्शिया फैक्टर ऊपर होता है, स्प्रिंग फैक्टर नीचे होता है। जब हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होता है टाइम, मतलब 1/इनवर्स ऑफ टाइम, तो इनवर्स ऑफ टाइम हो जाएगा, यानी 1/2 पाई अंडर रूट k/m हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है फ्रीक्वेंसी आई, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अगर मान लिया हमारे पास बॉडी, अगर मान लिया रोटेट कर रही हो, ठीक है एंगुलर एसएचएम में, तो हमारे पास जो स्प्रिंग फैक्टर है यानी के, ये टो की जगह रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो के हमारे पास किस में चेंज, अगर बॉडी हमारी रोटेट कर रही है तो के हमारे पास जो के है वो किस में चेंज हो जाएगा, टॉर्क में। ठीक है, टॉर्क कांस्टेंट में, और जो इनर्शिया फैक्टर यानी जो एम है वो किस में चेंज हो जाएगा, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में है ना, क्योंकि बॉडी रोटेट कर रही होगी तो उसका सिंपल मास तो लेंगे नहीं हम, तो उसका क्या लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास जो एक फोर्स लॉ आया था, ये एसएचएम के अंदर फोर्स लॉ होता है जो हम यूज कर सकते हैं टाइम पीरियड निकालने में एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम निकालने में। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर में इतना ही, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे सिंपल पेंडुलम और सेकंड सिंपल पेंडुलम, जो सेकंड पेंडुलम होता है उसके बारे में। ठीक है, और भी अनदर जो इसके बेस न्यूमेरिकल है। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।